हमने पहले ज्योति कभी बुझेगी नहीं गुरुदेव की पुस्तक को पढ़ा था। मैं उसी को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ ताकि वो पूरी हो जाए। इसमें गुरुदेव की मतलब जो भी लेखनी है उसका बहुत ही कहना चाहिए ज्वलंत रूप में इसका विवरण किया गया है। हमने पहले भी इसको रीड किया है। इसके कुछ जो है बचे हुए हैं पार्ट, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बताया गया है कि गुरुदेव की लेखनी को हम सब इसको बहुत साधारण मानते हैं, परंतु जो पूरे विश्व प्रसिद्ध भारत में प्रसिद्ध सब जगह हिंदी साहित्य के जो भी बहुत महान प्रसिद्ध जो भी लेखक रहे हैं, उन्होंने जब गुरुदेव की अखंड ज्योति को पढ़ा तो उनके विचार क्या हैं। तो कहते हैं जब इतने महान प्रसिद्ध और जिनको कहना चाहिए देवीय गुणों से जो पूरे ओतप्रोत थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपने नाम कमाए, वह गुरुदेव की लेखनी के आगे नतमस्तक हैं, तो हम गुरुदेव की लेखनी को इतना साधारण कैसे मान सकते हैं। या सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये बात है कि हम गुरुदेव की ये स्वाध्याय को, उनकी लेखनी को, उनके जो भी संस्मरण है, उन्होंने जो भी लिखा है स्वाध्याय के माध्यम से, उस साहित्य के माध्यम से, उसके बारे में हम इस बुक का रेफरेंस देकर बहुत अच्छे से, जो लोग गुरुदेव के मतलब साहित्य को नहीं पढ़ते, उनको बहुत अच्छे से हम परिचय दे सकते हैं। तो इसी क्रम में विचार क्रांति का बिगुल, इस चैप्टर को मैं लेना चाहूंगी। अखंड ज्योति की पंक्तियां कलम स्याही से नहीं वरन हमारी अंतरात्मा के आग पानी से लिखी जाती हैं। इसे जो कोई ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं उनके भीतर वैसी ही विचार क्रांति चिंगारियां उठना स्वाभाविक है, जो कागज के पन्नों में लपेट कर हम यहाँ से भेजते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे एक प्रत्येक साहित्य कार्यकर्ता में उन्होंने ये कहा, कार्यकर्ता शिविर था उसमें उन्होंने ये कहा था, विचार क्रांति का बिगुल फूटने पर ही संपूर्ण क्रांति के स्वर फूट सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण आंदोलनकारी छात्रों के एक समूह के साथ चर्चा कर रहे थे। वे बता रहे थे कि समता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व की भावना के आधार पर नए समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि यदि देश के किसी गांव की प्रत्येक समस्या का चिंतन किया जाए और उसके संपूर्ण समाधान का प्रयास हो सके, तो समझो इसी प्रयास का बड़ा रूप संपूर्ण क्रांति का प्रयास बन जाएगा। मेरा मानना है कि रचना, संघर्ष, शिक्षण और संगठन की चतुर्विध प्रक्रिया से व्यापक बदलाव संभव है। जेपी की बातें नई पीढ़ी के युवाओं को प्रेरित कर रही थी। सभी को इस समय जेपी के वृद्ध शरीर में तेजस्वी, प्रखर एवं युवा व्यक्तित्व नजर आ रहा था। निष्ठावान राष्ट्रवादी जयप्रकाश नारायण अपने छात्र जीवन से एक जुझारू स्वाधीनता सेनानी थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पंक्तियों ने उनके अंतर्मन में क्रांति की ज्वाला तब भड़का दी जब उन्होंने मौलाना को यह कहते हुए सुना, नौजवानों, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशायी करो। ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। कुछ ऐसे ही स्वर 5 जून 1975 को सायंकाल पटना के गांधी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों के अति उत्साहित भीड़ ने भी सुने थे। ये स्वर जेपी के थे। उन्होंने कहा था, यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। जब प्रदर्शनकारी लोगों को पर प्रशासन ने हिंसा और आक्रामकता का सहारा लेना तय किया, तब उन्होंने कहा, हमारा हथियार अहिंसा है। बोलो, आप वचन देते हो ना कि शांत रहोगे। उत्तर में 5 लाख स्वर एक साथ उभरे, हमला चाहे जैसा होगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा। इसके बाद तो जेपी की आवाज सारे देश की आवाज बन गई। स्वाधीनता के आंदोलनों में अनेक बार हिस्सा लेने वाले, अनेक बार जेल जाने वाले जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए हर कष्ट सहन किया। इस कार्य में बराबर की भागीदारी निभाई। उनकी सहधर्मिणी प्रभावती देवी ने प्रभा के लिए महात्मा गांधी अपने सगे पिता की तरह थे। गांधी जी के लिए वे प्रभा की अपनी लाडली बेटी की तरह थी। तभी तो उनके विवाह में गांधी जी ने अभिभावक की भूमिका निभाई थी। जयप्रकाश नारायण के अद्भुत एवं विलक्षण व्यक्तित्व के महात्मा गांधी एवं नेहरू बड़े प्रशंसक थे। सन 1947 में देश की आजादी के बाद उन्हें सरकार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव था, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। अभी इन क्षणों में उनके समीप बैठे छात्र जेपी के इन गुणों से भरपूर परिचित थे। उन सभी को पता था कि 8 वर्ष लगातार अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने वाले जयप्रकाश नारायण खालिस हिंदुस्तानी हैं। देश का हर दर्द उनके दिल में महसूस होता है।
इस समय जो लोग उनके पास बैठे थे उनमें एक रामजी पांडे भी थे। पटना से काफी दूर एक कस्बे में रहने वाले रामजी पांडे अखंड ज्योति पत्रिका के निष्ठावान पाठक एवं प्रचारक थे। उन्होंने इसके 5 मार्च 1967 अंक में छिपे एक अंश की चर्चा करते हुए कहा, विचार क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जनमानस की मान्यताओं एवं निष्ठाओं में हेरफेर करके गतिविधियों एवं क्रिया पद्धतियों को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन जिस क्रिया से होगा उसी क्रम में परिस्थिति बदलेगी। मैं वाक्य को फिर से रिपीट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा, विचार क्रांति वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जनमानस की मान्यताओं एवं निष्ठाओं में हेर फेर करके गतिविधियों एवं क्रिया पद्धतियों को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन जिस क्रिया से होगा उसी क्रम में परिस्थिति भी बदलेगी। इतना कहते ही हुए रामजी पांडे बोले, क्या विचार क्रांति संपूर्ण क्रांति का आधार बन सकती है? इस पर वृद्ध एवं बीमार जेपी तपस्वी एवं सशक्त स्वर में बोले, विचार क्रांति छोटी बड़ी हर क्रांति के साथ संपूर्ण क्रांति का सशक्त आधार है। विचार परिवर्तन के बिना कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अपनी यह बात कहकर जेपी रुके और बोले, मैंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन और उनके कार्यों के बारे में सुना है। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के बाद जिस तरह उन्होंने स्वाधीनता मिलने के बाद सक्रिय व चुनावी राजनीति से विदा ली और लोक सेवा में तत्पर हुए, उसका मैं प्रशंसक हूँ। स्वाधीनता मिलने के बाद किसान आंदोलन, भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन के माध्यम से मैंने भी यही करने की कोशिश की। रही बात विचार क्रांति की, तो यह मैं बड़े स्पष्ट ढंग से कहता हूँ कि यह इस युग का महामंत्र है। इसकी साधना के लिए बिना ना तो व्यक्ति में परिवर्तन संभव है न समाज में। इतना कहकर उन्होंने अपने कुछ संस्मरण सुनाए। इनमें से एक तो संस्मरण नागालैंड और में विद्रोहियों और शांति मार्ग की ओर प्रेरित करने से संबंधित है। कुछ संस्मरण उनके और विनोबा भावे के प्रयत्नों से भीड़ों और जंगलों में रहने वाले डाकुओं के आत्मसमर्पण से संबंधित है। उन्होंने बताया कि कैसे वह विनोबा भावे मिलकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर उन दिनों बढ़ी हुई डाकुओं की उग्र समस्या से निपट सके। अपनी इन यादों को ताजा करते हुए उन्होंने कहा, ये सभी सफलताएं विचार क्रांति का ही एक छोटा सा रूप थी। विचारों में परिवर्तन से ही इन सब के बदलने के सबके जीवन बदल सके। विचार क्रांति के सच को अपने जीवन में क्रियान्वित करने वाले, उसे संपूर्ण क्रांति की व्यापकता देने वाले जेपी की स्वयं परम पूज्य गुरुदेव मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। जब तक आपातकाल के विरोध में जनता की आवाज बने और सभी को अभय देते हुए कहा, डरो मत, मैं अभी जिंदा हूँ। तब गुरुदेव ने कहा था, इस महान लोकनायक का साथ देने के लिए आध्यात्मिक शक्तियां भी कटिबद्ध एवं संकल्पित हैं। इसका परिणाम सभी ने 1977 में देखा और अनुभव किया कि परिवर्तन का एक तूफानी चक्र कैसे परिवर्तन करता है। बाद में जब 8 अक्टूबर 1979 में उनका देहावसान हुआ, तब अनेकों आंखों में आंसुओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव की आंखों में भी आंसू थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि भारत देश में जयप्रकाश जी को त्याग, तपस्या के प्रतीक के और जनहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने, महान योद्धा तथा जन भावना को स्वर देने वाले विचार क्रांति के महावीर की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। उन्हें कभी कोई मोह बांध न सका, पद लिप्सा उन्हें स्पर्श न कर सकी। वह तो बस लोक सेवा के सूत्र थामे जीवन भर चलते फिरते रहे। यह देश, भारत देश एक का सामाजिक राष्ट्रीय सत्य है कि भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की थाली में वह तुलसी दल की तरह सर्वाधिक पवित्र आत्मा थे। उनका संपूर्ण जीवन जैसे पुरातन शास्त्रों की पवित्रता की सर्वाधिक सटीक और सामयिक व्याख्या थी। युग निर्माण आंदोलन संस्था नहीं, एक दिशा है। सो अनेक काम लेकर इस प्रयोजन के लिए अनेक संगठनों और प्रक्रियाओं का उदय होगा। भावी परिवर्तन का श्रेय युग निर्माण आंदोलन को मिले, यह आवश्यक नहीं। अनेक नाम रूप हो सकते हैं और होंगे, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मूल प्रयोजन विवेकशीलता की प्रतिष्ठापना और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन से है। सो हर देश, हर समाज, हर धर्म इस क्षेत्र में इन तत्वों का समावेश करने के लिए अभिनव नेतृत्व का उदय होना आवश्यक है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म को मानने वाला जो है विचार क्रांति के इस महायज्ञ में शामिल होगा। दूसरा चैप्टर है पुरातन शास्त्रों की सामयिक व्याख्या। आध्यात्मिक एवं धार्मिक सिद्धांत कच्ची मिट्टी के बने हैं।
वे बहुत ही मजबूत आधार पर खड़े हैं। बात केवल इतनी बार है कि पुराने समय के लोग शास्त्रों एवं आप्त पुरुषों को प्रमाण मानकर उस आधार को धर्म मान्यताओं का प्रतिपादन करते थे, और अब तर्क, प्रमाण, उदाहरण आदि को ठीक समझा जाता है। इन कसौटियों पर भी धर्म के सिद्धांत, पुरातन शास्त्र पूर्णतया खरे हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपनों से अपनी बात में उन्होंने ये वाक्य कहा था कि आज के समय में जब विचार परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो आने वाली संपूर्ण कहना चाहिए मानवता को तर्क, प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ हमें युग परिवर्तन करना होगा। पुरातन शास्त्रों की सामयिक व्याख्या आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है। पुरातन ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है जितना कि पहले कभी अपने युग में हुआ करता था, पर उसे अब उस रूप में समझ पाना कठिन है। इन हजारों वर्षों में न केवल बाहरी प्रकृति एवं परिस्थिति में बदलाव हुए हैं, बल्कि मनुष्य की आंतरिक प्रकृति एवं मनस्थिति भी बदली है। श्रद्धा, आस्था का स्थान अब तर्क और प्रमाण ने ले लिया है। मानव का बुद्धिवादी दृष्टिकोण प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण मांगता है। अपनी इन बातों को कहते कहते श्रीपाद दामोदर सातविलकर की किसी गहन चिंता व चिंतन में डूब गए। उनकी मुख की मुद्रा और माथे पर उभर आई रेखाओं को देखकर लग रहा था उन्हें अपने जैसे अपने किसी अधूरे काम को पूरा करने की चिंता सता रही है। 1968 का वर्ष था। जनवरी महीना अभी कुछ दिनों पहले ही समाप्त हुआ था। समाप्त होने से पहले इसी माह 26 जनवरी को 1968 को उन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इससे पहले 1969 में भारत के राष्ट्रपति ने विशिष्ट विद्वान का सम्मान दिया गया था। उन अन्य संस्थाएं भी उन्हें विद्या मार्दंड, महोपाध्याय, विद्या वाचस्पति, वेद सर महर्षि आदि उपाधियों से सम्मानित कर चुकी थी। इन सभी सम्मानों के पीछे उनकी ऋषिकल्प प्रतिभा, जिसके बलबूते उन्होंने लगभग 409 ग्रंथों की रचना की। इनमें से भगवद गीता, उपनिषद आदि के भाष्य, ऋग्वेद संहिता, देवत्त संहिता, महाभारत, यजुर्वेद आदि के भाष्य, वैदिक व्याख्यान मिला। वैदिक राष्ट्रगीत आदि लोकप्रिय हुए। वैदिक राष्ट्रगीत से तो अंग्रेजों का विदेशी शासन हिल गया था। पंडित दामोदर सातविलकर विचारक, लेखक, मनस्वी, मनीषी होने के साथ प्रखर राष्ट्रवादी और स्वाधीनता संघर्ष के प्रचंड सेनानायक थे। लोकमान्य तिलक का उन्हें गहरा संसर्ग व सानिध्य मिला था। तिलक द्वारा संपादित केसरी में उनके वेद संबंधी लेख छपते रहे। आर्य समाज के थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उनका संपर्क था। उन्होंने स्वयं को भी स्वाध्याय मंडल, विवेक वर्धिनी एवं प्रज्ञा परिषद जैसी संस्थाएं स्थापित की थी। हिंदी में वैदिक धर्म एवं मराठी पुरुषार्थ का प्रकाशन किया। चित्रकला एवं शिल्प कला का विशिष्ट एवं विशद ज्ञान होने के कारण उन्हें 2 बार मेयो पदक भी मिला। इतने बड़े साहित्यकार के बारे में, इनकी हम उपलब्धियों की हमने चर्चा करी, वो भी गुरुदेव के आगे नतमस्तक थे। अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेने पर भी उन्हें कहीं कुछ कमी खल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था अभी कुछ ऐसा है जिसे किया जाना चाहिए, जिसे करना राष्ट्रीय व मानवीय हित के लिए आवश्यक है, परंतु अब तो वह अपनी आयु के 100 वर्ष पूरे कर चुके थे। वैदिक उक्ति जीवेश शरदम शतम उन पर सत्य सिद्ध हो चुकी थी। हालांकि इधर कुछ समय से अस्वस्थ रहने तथापि उनकी वाणी में अभी भी वही ओज था। उनके मुख की तेजस्विता कम नहीं हुई थी। पास खड़े मोरोपंत इस बात पर को ध्यान से देख रहे थे। वह जब जब सातेलकर के पास आते रहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका में परम पूज्य गुरुदेव की चर्चा उनसे की थी। मोरोपंत अभी 1-2 साल पहले ही अखंड ज्योति के पाठक बने थे। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अनुदित आर्ष साहित्य, वेद पुराण, उपनिषद, दर्शन आदि भी उन्होंने खरीदा था। इसकी चर्चा भी वह उनसे कर चुके थे। मोरोपंत की इन बातों को सुनकर उन्होंने कहा, मुझे भारी प्रसन्नता है कि कोई तो है, किसी ने तो पुरातन शास्त्रों के ज्ञान को समझने व समझाने की कोशिश की। कल जब मोरोपंत उनसे मिलने आए थे तब उन्होंने कहा था, तुम जिस साहित्य व पत्रिका की बात कर रहे थे उसे लेते आना। पंडित जी के इस आदेश को स्वीकार कर मोरोपंत परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अनुवादित आर्ष साहित्य व अखंड ज्योति पत्रिका के कुछ अंक लेते आए थे। अभी वह मोरोपंत ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर देने के बजाय कहा, मेरी चिंता की बात छोड़ो, तुम जिनकी बातें कर रहे थे उनका साहित्य और पत्रिका लाए हो या नहीं?
अपने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न सुनकर मोरोपंत ने धीरे स्वर में कहा, ले आया हूँ। यह कहकर उन्होंने सब कुछ उनके बिस्तर पर रख दिया। वह देर तक इसे देखते रहे, फिर काफी देर बाद बोले, न केवल पुरातन शास्त्रों का बल्कि अपने पुरातन भारत देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल है। इतना कहकर उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका अपने हाथ में ले ली और देर तक उसे उलटते पलटते रहे। फिर उन्होंने पत्रिका मोरोपंत के हाथ में दी और कुछ लेखों को सुनाने के लिए कहा। ऐसा कहकर वह बिस्तर पर लेट गए। मोरोपंत उन्हें अखंड ज्योति के लेख सुनाते रहे। यह सिलसिला लगभग 1.5 घंटे तक चला। जब वह थमा तो उन्होंने कहा, ये पत्रिका यथार्थ में पुरातन शास्त्रों की सामयिक व्याख्या है। उनकी यह बात सुनकर मोरोपंत बोले, लेकिन इनमें तो केवल लेख हैं। आचार्य जी तो पुरातन शास्त्रों की व्याख्याएं अलग से की हैं। इस पर सातेवकर जी ने कहा, सो ठीक है, उन सब का अपना महत्व है, लेकिन इस अखंड ज्योति पत्रिका का अलग ढंग से महत्व है। मोरोपंत को यह बात ठीक से समझ में न आई। वह उनके मुख की तरफ देखने लगे। उनको इस तरह देखते हुए दामोदर सातेवकर ने कहा, व्याख्याओं के कई रूप होते हैं, इनके नाम भी कई हैं, जैसे कि अनुवाद या भाषा अनुवाद भी होता है और भावानुवाद भी, फिर टीका, वर्तिका, कारिका और भाष्य, ये सभी व्याख्याएं एक ही रूप है। बात सिर्फ संक्षेपण और विस्तार की है। कहीं व्याख्याएं संक्षिप्त होती हैं तो कहीं विस्तृत, लेकिन जहां तक अखंड ज्योति के लेखों की बात है तो इसमें पुरातन शास्त्रों की व्याख्या का विस्तार शब्द से अधिक है। इतना कहकर उन्होंने अपनी बात स्वयं स्पष्ट की और बोले, अखंड ज्योति के लेखों में न केवल पुरातन ज्ञान का सामयिक प्रस्तुतिकरण है बल्कि उसका विधि पूर्वक शिक्षण भी है। फिर इस सभी को गायत्री के तत्व दर्शन में भी पिरोया गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये अखंड ज्योति पत्रिका के प्रति शोध अभिवृत्ति जागृत होनी चाहिए, तभी इसे समझा जा सकता है। जनवरी 1988 की बात है। परम पूज्य गुरुदेव कक्ष के बाहर चारपाई में लेटे थे। बातों ही बातों में गुरुदेव ने अपने निकट बैठे शिष्य से कहा, बेटा, मेरा इस शरीर के साथ जो लेना देना था मैंने निपटा दिया है। अब ये चूल्हा उतारने का समय आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। भावुकतावश उसने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव, आप हम सबको छोड़कर कभी मत जाइएगा, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फैलाया, फिर गंभीर स्वर से बोले, बेटा, हमारी जैसी आत्माओं के लिए शरीर के अस्तित्व से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। हम इस शरीर रूप में ना दिखे तो भी तुम्हारे बीच हमेशा उपस्थित है। फिर गुरुदेव थोड़ा ठहर कर, जैसे गायत्री के ना रहने पर भी तुम सब मेरा नित्य दर्शन अखंड दीपक प्रखर प्रज्ञा एवं अखंड ज्योति में कर सकते हो। सच्ची भावनाओं और निर्मल अंतर्मन से इन तीनों के माध्यम से हमें पुकारोगे तो तुम्हारे समक्ष हम खड़े प्यार बांटते नजर आएंगे। अखंड ज्योति के प्रति शोध अभिवृत्ति। सही कदम देर से उठें तो भी संतोष किया जा सकता है। जो कार्य आज से वर्षों पूर्व आरंभ होना चाहिए था वह अब हो रहा है। यह विलंब अखरा तो बहुत और उसने हानि भी बहुत पहुंचाई, पर यह भी अच्छा ही है। देर सवेरे में ही कदम उठा लिए गए और अखंड ज्योति के शोध प्रयत्न चल पड़े। परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का समग्र अनुसंधान अखंड ज्योति में उन्होंने इस बात को इस चैप्टर में बताया। अखंड ज्योति के प्रति शोध अभिवृत्ति जागृत होनी चाहिए और इसे जागृत किया भी जाना चाहिए। इसमें ऐसा बहुत कुछ है, बल्कि मैं तो कहूंगा ऐसा सब कुछ है जो शोध के लिए सर्वदा प्रासंगिक है और सदैव प्रासंगिक बना रहेगा। पत्रिका, पत्रकारिता, भाषा, साहित्य, लेखन, शिल्प, साधना के सत्य, इन्हें प्रकट करने का अंदाज और इसके भिन्न भिन्न आयाम। इतना कहकर उन्होंने थोड़ी देर अपनी खांसी के कारण रुकना पड़ा। त्यों ही उनकी खांसी थमी, उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया। अखंड ज्योति पत्रिका में शोध अनुसंधान के पहलू केवल पत्रकारिता और साहित्य तक सीमित नहीं, इसे बहुआयामी विचारशीलता है जिसमें प्रत्येक आयाम का शोध का विषय बनने में सक्षम है। जीवन के सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ग्रामीण एवं शहरी यथार्थ को जताने वाले कितने ही पहलू इस
अनूठी पत्रिका में इस ढंग से विचित है कि जिनका शोध परक मूल्यांकन होना चाहिए। ये बात कहते कहते उनके गंभीर चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। गौर वर्ण, उल्लत ललाट, लंबी नासिका, मुख पर चिंतन सुधा की ऐसी आवाज जिसे शब्दों में ना तो जाना जा सकता था, ना ही इसका आकलन करके अक्षरों में पिरोना संभव दिख रहा था। चित्रों और शब्दों को अपनी कला में निरंतर नई इंद्रधनुषी आभा देने वाले कालजयी साहित्यकार रांगे राघव इस समय अखंड ज्योति पर अपने चिंतन के रंग बिखेर रहे थे। वह इस समय वैर में थे। यह राजस्थान प्रांत के भरतपुर जिले में की तहसील के रूप में जानी जाती है। वैसे वीर भरतपुर के जाट राजाओं के एक छोटे से किले के कारण तो प्रसिद्धि है, साथ ही तमिलनाडु के स्वामी रंगाचार्य के दक्षिण शैली में बने सीताराम जी के मंदिर ने भी इसे काफी प्रसिद्धि दिलाई है। इन्हीं रंगाचार्य के पुत्र थे तिरुमले नामांकम वीर राघव आचार्य। उन्होंने अपने पिता के रंगाचार्य के नाम से रांगे शब्द स्वीकार किया और अपने स्वयं के नाम राघव आचार्य से राघव शब्द लेकर अपना नाम रांगे राघव रख लिया। उनका जन्म हालांकि आगरा में हुआ था, परंतु शहर के कोलाहल से दूर वैर का प्राकृतिक वातावरण, ग्रामीण सादगी और संस्कृति और यहाँ के अन्य प्रेरक तत्वों ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि वे यहीं बस गए। परंतु गुरुदेव से उनका मिलना तो एक दो बार ही हुआ था, परंतु अखंड ज्योति के पाठक एवं प्रचारक उनसे मिलने जाते थे। उन्हीं में से एक थे कुंवर शयोदान सिंह। उनका संबंध जाट राजाओं के वंश से था, इसलिए गांव के लोग इन्हें कुंवर जी जैसे सम्मानजनक शब्दों से बुलाते थे। जबकि स्वयं शयोदान सिंह और सभी रूढ़ियों आडंबरों से सर्वथा मुक्त, प्रखर, राष्ट्रवादी और गायत्री के अनन्य साधक थे। आध्यात्मिक साधना की निष्ठा ने उन्हें परम पूज्य गुरुदेव का आत्मीय शिष्य बनाया था। साहित्य प्रेम उन्हें रांगे राघव के नजदीक लाया था। रांगे राघव के साहित्य में उन्हें भारतीय इतिहास की सभी हलचलें साफ साफ झलकती थी। भारतीय जनता के स्वप्न, दुस्वप्न, आशा हताशा की समीपता, स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध की सर्वव्यापी छाया, बंगाल का भीषण अकाल, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत पाक विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सुख, साम्यवादी दलों पर पाबंदी, महात्मा गांधी की हत्या, कांग्रेस का विभाजन, नेहरू युग की शुरुआत, जल्द ही नई व्यवस्था से जनता का मोह भंग का आरंभ, यह समूचा सत्य उनके साहित्य में बड़ी ही सुरुचि और सौंदर्य के साथ समाहित हो गया था। 150 पुस्तकें, 90 कहानियां और जीवन के कुल जमा 39 वर्ष, फिर लेखन भी ऐसा जिसमें इतिहास, समाज विज्ञान, पुराण कथाएं सभी कुछ समावेशित थी। उन्होंने कहानी लिखी हो या उपन्यास, निबंध अथवा नाटक या रिपोर्टाज, हर कहीं उन्होंने कुछ मौलिक और नया अन्वेषित किया है। हिंदी के शेक्सपियर कहे जाने वाले रांगे राघव अपने साहित्य शिल्पी के साथ अनुसंधान कर्मी भी थे। वैसे उन्होंने स्वयं भी अपनी पीएचडी की उपाधि के लिए गुरु गोरखनाथ और उनका युग विषय पर शोध प्रबंध लिखा था। ऐसे अनगिनत शोध प्रबंध लिखे जाने की संभावना उन्हें अखंड ज्योति पत्रिका लेखन में दिखाई देती थी। अभी जबकि वह कुंवर शयोदान सिंह से बातें कर रहे थे, वह बोले, मैंने बहुत कुछ पढ़ा और लिखा है, पर मेरी अध्ययन और लेखन से तृप्ति नहीं हुई। शयोदान सिंह उनके बारे में जानते थे। डॉक्टर रांगे राघव जब सोचते हैं तो कई दिनों तक बस सोचते ही रहते थे। जब पढ़ते थे तो कई दिनों तक पढ़ते थे। जब लिखते थे तो कई दिनों तक लिखते चले जाते थे। फिर भी अभी तक ऐसा क्या बाकी है जिसे वह करना चाहते हैं? अपनी इस जिज्ञासा को उन्होंने अपने सामने प्रकट किया। अखंड ज्योति में आपको ऐसा क्या दिखाई देता है जो आपके साहित्यकार को, अनुसंधान कर्मी को एक साथ प्रेरित और संवेदित करता है? इस प्रश्न पर पहले तो वह हंस दिए, फिर बोले, कुंवर जी, मेरे जीवन की सांझ भी अब ढलने लगी है। यह सच बात है कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मुझे अखंड ज्योति के प्रतिपादित किया जाने वाला समाज दर्शन व अध्यात्म दर्शन एक साथ संवेदित और प्रेरित करता है। इसमें एकता, समता और शुचिता का जो प्रतिपादन है, उसे मार्क्सवाद को भी बड़े ही मौलिक और नैसर्गिक ढंग से आध्यात्मिक बना दिया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, नैतिक ऐसे कई आयाम हैं
जो शोध का महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं। हो सके मेरी इन बातों को शोधकर्मियों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा। इसका एक तथ्य और भी है जो मुझे सतत प्रेरित करता है, वह है कि इसका साहित्यिक प्रतिपादन विश्व दर्शन का आधार बन सकता है। हालांकि यह कार्य कठिन है, श्रम साध्य और समय साध्य भी, पर अब तक के अपने चिंतन, अध्ययन व लेखन के अनुभव से यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्हें आप सब परम पूज्य गुरुदेव कहते हो, वह अपने लेखन से अखंड ज्योति के पृष्ठों में विश्व दर्शन का समस्त आधार तैयार कर रहे हैं। एक दिन शोध जिज्ञासु उस सच को अवश्य समझ सकेंगे। चयोदान सिंह, इस संदर्भ में एक सत्य और भी है। अखंड ज्योति का लेखन समाज व इतिहास से दूर रहकर नहीं, बल्कि इसमें घुल मिलकर किया जा सकता है। इसकी प्रकृति स्वयं शोधपूर्ण है। इसमें किसी अन्वेषक की शोध अभिव्यक्ति को पूर्ण करने के सभी आधार हैं। इसमें मनुष्य के खोए हुए देवत्व को खोजने की कोशिश है, आत्मकल्याण और लोक कल्याण के पथ का प्रकाश है। इसीलिए तो इसके पाठक परस्पर पारिवारिक भावना से जुड़कर अपना गायत्री परिवार बना रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी है। महान साहित्यकारों ने, जिनके मतलब कहना चाहिए लेखनी, जिनका साहित्य इतना है, जिन्होंने इतना ज्यादा भारत के इतिहास में अपने योगदान दिए हैं, भारत की समृद्धि के लिए, सामाजिकता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, लेकिन बहुत उपलब्धियां, बहुत तरीके के कहना चाहिए उपाधियां लेने के बाद भी इस ज्योति कभी बुझेगी नहीं बुक में हमको ऐसी लेखनी, ऐसे साहित्यकार गुरुदेव की कलम के आगे नतमस्तक है। वो केवल अखंड ज्योति को पढ़ने के बाद कहते हैं कि गुरुदेव इस युग के सबसे महान साहित्यकार हैं। इसीलिए इस अखंड ज्योति पत्रिका का हम रेफरेंस देके गुरुदेव का साहित्य पढ़े लिखे, या जो हिंदी साहित्य के एक से एक आज भी जानने मानने और उसके कहना चाहिए उसके तत्व को समझने वाले लोग हैं, ऐसे साहित्यकार में या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हम अखंड ज्योति का काम कर सकते हैं और गुरुदेव के साहित्य को जड़ों में पहुंचा सकते हैं। तो आज की बात को मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना दीदी, बहुत अच्छा आपका आज का स्वाध्याय था। बिल्कुल सही कहा, गुरुदेव के साहित्य को हम लोग को घर घर तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हाँ, आज मैं भी गुरुदेव के अखंड ज्योति से एक टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। टॉपिक है सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य। ये टॉपिक मतलब आज का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं, बच्चे बड़े जो भी हैं, और इतने सारे ऐप्स हैं। तो उस चीज से रिलेटेड गुरुदेव ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, सोशल मीडिया जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। विशेषकर कोविड महामारी के बाद, जब पूरे विश्व का जीवन घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गया था, तब जहां एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम बना, पढ़ाई से लेकर घटनाओं से लेकर जुड़ते रहने में सहायक रहा, विषय समय में मनोरंजन का साधन बना, लेकिन वहीं इसका अत्यधिक उपयोग आज कई तरह के नकारात्मक प्रभावों के साथ सभी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग अकेलापन, अवसाद, उद्विग्नता से लेकर आत्महत्या का कारण बन पड़ा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सोशल मीडिया की चकाचौंध से प्रभावित 25% लोग स्वीकार करते हैं कि सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कोविड महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की संख्या 66% हो गई थी। एक्सप्रेस PVN की
की सन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 88% व्यक्ति ने सीधे तौर पे यह स्वीकारा है कि सोशल मीडिया खुशी एवं आत्म छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि कुछ लोग इसे चिंता, अकेलापन और अवसाद की बात को स्वीकारते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे में हुए क्रॉस नेशनल ऑनलाइन सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान अकेलापन को कम करने व मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया के उपयोग का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सोशल मीडिया से उत्पन्न एक प्रमुख विकार फोमो अर्थात फियर ऑफ मिसिंग आउट माना जा रहा है। जब कोई सोशल मीडिया में दूसरों को अपने से बेहतर पाता है, उसे मनोवांछित लाइक्स आदि नहीं मिलते, तो उसे लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, आपसी तुलना होने लगती है और ऐसे में व्यक्ति अवसाद, चिंताग्रस्त हो जाता है। हाँ, ये बहुत मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है सोशल मीडिया। जब हम देखते हैं कि अगला सामने वाला को ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं और फॉलोअर्स ज्यादा, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों का, और इससे लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, मैंने देखा है। जिन व्यक्तियों में कम फॉलोअर होते हैं, देखिए गुरुदेव ने लिखा है, जिन व्यक्तियों के कम फॉलोअर होते हैं वे अवसाद में चले जाते हैं तथा खाने की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। इसके साथ उनका आत्मसम्मान प्रभावित होता है, उद्विग्नता का प्रभाव जागृत होता है और अपने खाली स्थान को भरने के लिए सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग की ओर प्रेरित होते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो मतलब ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं लोग फिल्टर यूज करते हैं और डिफरेंट डिजाइन के कपड़े पहनते हैं, तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग जाता है, पूरी फिट बॉडी होती है तो बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम अच्छे नहीं है, अगला अच्छा है, तो हीन भावना और अकेलापन, मतलब एक होता है कि कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो भी डिमोरलाइज हो जाता है। इसका एक अन्य कारण रहता है कि डोपामाइन नाम जैविक रसायन का सत्वा जब अपनी पसंद की चीजों या व्यवहार सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है तो डोपामाइन सत्स्रावित होता है, जो तत्कालीन संतुष्टि की अनुभूति देता है और उस पर वापस जाने के लिए उकसाता है। जैसे कि हम कोई रील देखते हैं या यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं तो उससे रिलेटेड हमें बार बार नोटिफिकेशन आता रहता है और वो जब स्क्रॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो आता रहता है, तो वो चीज देखने के लिए हम एक तरह से एडिक्शन हमारे अंदर पैदा हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं इसके वशीभूत सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए इसे खंगालते हुए व्यक्ति इतना मग्न हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। इस दौरान तन मन पर पड़े इसके नकारात्मक प्रभाव के प्रति भी सचेष्ट नहीं रह पाता, जो बाद में अपना सर उठाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्क्रीन टाइम बढ़ने से नेत्र के लिए मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं, कुछ समय तो नजर तक कमजोर हो जाती है, वह आंखों में सूखेपन की समस्या प्रारंभ हो जाती है। फिर गुरुदेव लिखते हैं कुछ तो हर मिनट फोन को चेक करने की बीमारी लग जाती है, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन की घंटी बजी वे स्वयं मोबाइल झांकने के लिए बाध्य अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि वाहन चलाते समय, रात को सोते समय सोशल मीडिया को देखते देखते बिस्तर में जाते हैं, रात को नींद खुले तो पुनः झांकते हैं। प्रातः इसी तरह दिनचर्या की शुरुआत होती है, वो नींद अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। और ये जो सोशल मीडिया है, अगर इसका आप पढ़ोगे ना तो जो इस जनरेशन के लोग हैं वो बहुत कम उम्र में बहुत उनका जो लुक होगा वो बहुत एज वाला लुक हो जाएगा, उनका जो एक स्किन का टेक्सचर होगा वो बहुत मतलब एजिंग में भी प्रभाव पड़ेगा, लुक में भी एज से ज्यादा बड़े दिखेंगे जो बच्चे होंगे आने वाले टाइम में, अगर इसी तरह से सोशल मीडिया यूज करते हुए। एक मैंने पढ़ा था, एक कॉलम पढ़ा था,
ऐसे में अस्त व्यस्त दिनचर्या, दैनिक कार्यों में लेट लतीफ के साथ साथ मन उचता उचता सा रहता है और किसी काम में मन एकाग्र नहीं हो पाता। स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। सोशल मीडिया की लत शिकार व्यक्ति अब आभासी दुनिया में जीने लगता है और वास्तविकता से उसका नाता कटने लगता है। कई तो अंतहीन सेल्फी के साथ आत्ममुग्धता का पराकाष्ठ को पार कर जाते हैं। वह व्यक्ति हल्के हल्केपन को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा मैं भी करती थी पहले। मन में गहनता का भाव, जीवन में व्यक्तिगत पहलुओं तक को सोशल मीडिया के में शेयर करने की भूल कर देते हैं। मतलब पर्सनल चीजें भी, या लोग बहुत सारी चीजें, मतलब आज हमने ब्लैक कॉफी पिया तो आज मैंने चाय के साथ ये खाया, तो वो चीज को भी शेयर करते हैं लोग आजकल। आज मैंने ये ड्रेस पहनी, हम आज की फ्लाइट लेके यहाँ जा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज जो डेंजरस हो जाता है शेयर करना। सोशल मीडिया पर चढ़े बड़े दोस्त की संख्या होने का भ्रम होता है, लेकिन यथार्थ में बहुत कम दोस्त होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सुख दुख के भागीदारी बनते हैं। इसके साथ व्यक्ति दोहरा जीवन जीने के लिए बाधित हो जाता है। अधिक लाइक्स पाने के लिए एवं अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाता है। वास्तविकता अंदर कुछ होती है, लेकिन बाहरी प्रदर्शन कुछ और करना पड़ता है। इसके अंदर हीनता व असंतोष का भाव पनपता है। हकीकत के सामने आने पर बाहर से भी भत्सरना मिलती है। कुल मिलाकर ऐसे में तनाव से लेकर नाना प्रकार के मनोरोग व्यक्ति को आ घेरते हैं। कुछ लोग साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं। साइबर बुलिंग एक बहुत आज की डेट में बहुत एक सीरियस मैटर बन चुका है। इसी के रिलेटेड जो हमारा ये एक तरह से एक क्राइम है। अगर आप किसी को कमेंट में कुछ ऐसी बातें लिखते हो जिससे वो हर्ट होता है, अगला स्लैंग्स यूज करते हो, या आप गाली एब्यूसिव वर्ड यूज करते हो, या उसको ऐसी कुछ बातें जिससे वो हीन और उसको बॉडी शेमिंग करे, उसके बॉडी के शेप के बारे में या उसके जेंडर के बारे में ऐसा कुछ बोलते हो, तो ये एक तरह से क्राइम है, साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो ऐसा कुछ लोग साइबर बुलिंग के भी शिकार होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हाल फिलहाल में एक केस हुआ है। एक लड़के को एक्चुअली वो लड़कियों की तरह मेकअप करके डालता था, तो उसको इतना ज्यादा बुली किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। वो इतना टेंस और इतना नेगेटिव हो गया। ये मतलब क्या कहा गुरुदेव ने, क्या कहा कि वो तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, ये सब चीज से घेरता है। और ये सब चीज जब एक्सेस हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, तो ये बेकार स्टेप ले लेता है इंसान। 10% किशोर को इसका शिकार होते देखा जाता है, जिसके चलते उन्होंने आक्रामक संदेश सुनने पड़ते हैं, हिंसा व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वे भावनात्मक जख्म लिए घूमते हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग शराब, कैफीन, निकोटीन जैसे नशों की तरह काम करता है। इसकी मानसिक तलब रह रहकर व्यक्ति को पीड़ित करती है। इसी तरह अपनी तमाम तरह की उपयोगिता के बावजूद सोशल मीडिया का उपयोग चिंता का विषय बन जाता है। जब व्यक्ति सोशल मीडिया पर सामान्य से अधिक समय देने लगता है, परिवार, समाज एवं ऑफिस में भी सोशल मीडिया को झांकने की लत से बाज नहीं आता और दूसरों के अनावश्यक रूप से अपनी तुलना करने लगता है। परिणाम स्वरूप पढ़ाई लिखाई, ऑफिस के कार्य प्रभावित होते हैं तथा नियमित रूप से कुछ पोस्ट करने, लाइक्स, कमेंट व त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए दबाव अनुभव होता है। सोशल मीडिया में व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि अपने लिए समय निकाल नहीं पाता। अपने जीवन की दशा, दिशा व इसकी बेहतरी के लिए क्या करना है, इसके बारे में सोच नहीं पाता।
जब जो एक टिकटॉक ऐप था और वो जब बंद हो गया था, तो बहुत लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई थी कि मतलब बहुत लोगों तो हंसी आएगी कि ऐसे ऐसी भी बीमारी होती है। वो लोग इतने ज्यादा दिमाग में इतना ज्यादा उसका धक्का पहुंचा था उनको कि वो बिल्कुल पागल की तरह हो गए थे। डॉक्टरों से उनका इलाज चल रहा था, उनकी हरकतें पागल जैसी ही हो गई थी कि वो मोबाइल के सामने पागलों की तरह हरकत करते थे। तो टिकटॉक बंद करने पर ये प्रभाव पड़ा था, मतलब बच्चों पे, यंगस्टर्स पे। बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले गए थे, सुसाइड कर लिया था, बहुत कुछ इसका नेगेटिव हुआ था, जिनको मतलब पेरेंट्स को सफर करना पड़ा था। दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अहितकर, अवांछनीय व आत्मघाती कंटेंट डालता है, जो बाद में चिंता व परेशानी का कारण बनते हैं। जैसे आजकल लोग लेते हैं कि सेल्फी लेना है तो एकदम आप 20 माले में जाके मतलब 20th फ्लोर में जाके आप ले रहे हैं सेल्फी, वहां से गिर गए। चलती हुई ट्रेन में आप दरवाजे से निकल के सेल्फी ले रहे हैं, उसमें गिर गया, मर गया। फिर मतलब ये चीज लोग चाहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी सेल्फी लेंगे तो हमारे लाइक्स बहुत मिलेंगे। ये नहीं पता है कि वो देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। अस्त व्यस्त दिनचर्या के साथ व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है और आभासी जीवन में उलझकर व्यवहारिक जीवन से अलग थलग अनुभव करता है। इस तरह सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए धीमा जहर साबित होता है। जीवन के खालीपन को भरने के लिए जिस सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, वो प्रारंभ में एक वैसाखी का काम करता है। निर्भरता बढ़ती जाती है और यह धीरे धीरे एक कमजोरी बन जाती है, और एक दिन एहसास होता है कि जैसे जीवन की बागडोर सोशल मीडिया के हाथ में आ गई है। ऐसी अवस्था में सोशल मीडिया के चुंगल से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अनुभवी जनों का कहना है कि सोशल मीडिया का समय सीमित करने पर उपरोक्त स्थिति से बहुत कुछ बाहर निकला जा सकता है। साथ ही इसका बेहतरीन उपयोग करने पर अतिरिक्त अनेकों लाभ को हस्तगत किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो गुरुदेव हमसे करवा रहे हैं सोशल मीडिया का, जो हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो रहा है, स्वाध्याय, और हम सब जुड़े हैं और एक दूसरे को गुरुदेव का साहित्य पढ़कर सुना रहे हैं। फिर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा और ये यूट्यूब में जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है सोशल मीडिया का, गुरुदेव करवा रहे हैं हमारे से। तो गुरुदेव लिखते हैं कि अगर इसका नियम बनाया जाए तो इसका एक बेहतर मतलब अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें फायदा होगा। ठीक है, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार किए जा सकते हैं। सबसे पहले यह जाने कि नियमित कितना समय सोशल मीडिया पर बीत रहा है, फिर उसको कम करें। दिन में कुछ समय मोबाइल फोन को बंद करके रख दें या फ्लाइट मोड में करके रख दें। कार्य करते समय, किसी मीटिंग के समय, वाहन चलाते समय या परिजनों के बीच में फोन को बंद कर दीजिए। अपने शयन कक्ष में मोबाइल को दूर रखें, पिलो के पास रखे मत सोइए, दूर टेबल में कहीं दूर रखकर सोइए। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद करके रखें, जिससे ध्यान बटने जो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन होता है उसको ऑफ कर दीजिए, ताकि बार बार जो पिंग होगा वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको मतलब ऐसे हम लोगों को फिर मोबाइल ओपन करके देखने का मन नहीं करेगा कि किसका मैसेज आए, वो पता ही नहीं चलेगा, जिससे ध्यान बटाने वाले अनावश्यक संदेशों को के बाढ़ से हम बच सकेंगे। यदि हर मिनट मोबाइल चेक करने की आदत है तो इसका समय 20 मिनट से आधा घंटा, फिर 1 घंटा तक बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया मतलब गुरुदेव बता रहे हैं कि एक घंटे बाद भी आप मोबाइल अपना चेक करिए, ऐसे से धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्स मोबाइल से हटा सकते हैं, इन्हें कंप्यूटर या लैपटॉप पर देख सकते हैं। जो ऐप हम मोबाइल में देखते हैं उसको हम लोग लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखेंगे तो ये भी एक अच्छा है कि हम कम यूज करेंगे, इसी बहाने उसको उसमें अपलोड कर लेते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में।
इस तरह सोशल मीडिया का समय कम किया जा सकता है, जिससे कुछ लाभ प्रत्यक्ष रहते हैं। जब किसी से तुलना नहीं होगी तो किसी से कमतर होने का अनुभव भी नहीं होगा। अवसाद, तनाव दूर रहेंगे तथा मूड खराब नहीं होगा। रोज आत्म प्रदर्शन की चिंता नहीं रहेगी। आज क्या पोस्ट करना है, ऐसा ऐसा कर पाने पर जीवन सरल बनेगा और बचे हुए समय का नियोजन उत्पाद कार्यों में किया जा सकता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सोशल मीडिया का समय थोड़ा कम करने के प्रभाव सकारात्मक आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह समय 30 मिनट भी कम किया जाए वह इसके स्थान पर 30 मिनट व्यायाम, शारीरिक गतिविधि को जोड़ा जाए तो 53% लोगों ने स्वीकारा है कि सोशल मीडिया का उपयोग कम करने से मानसिक स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। इसके साथ मोबाइल के बाहर मनोरंजन और स्वस्थ तौर तरीके खोजे जा सकते हैं। परिवार, दोस्तों एवं शुभचिंतकों के साथ अधिक समय बिताएं। एकांत में समय दें। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। आत्म समीक्षा करें व अपने व्यक्तित्व निर्माण की योजना बनाएं। प्रतिदिन इसकी बेहतरी के लिए कार्य करें। किन्हीं उपयोगी सामाजिक कार्यों में हाथ बटाएं। इन उपायों के साथ सोशल मीडिया से जुड़े नकारात्मक प्रभाव का काफी हद तक सीमित हो जाएगा। इसका श्रेष्ठतम उपयोग बन पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य एवं संतुलन धरने लगेगा। कार्य क्षमता बढ़ेगी और जीवन अधिक सुखी, सफल और संतुष्टि के लिए होगा। तो गुरुदेव, मतलब ये जो टॉपिक है ये आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे न्यू जनरेशन उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोबाइल इतना ज्यादा हो गया। आजकल बच्चों का डार्क सर्कल होना और आंख थकी हुई दिखना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर बच्चों का ऐसा दिखता है, मैंने देखा है। आजकल मैंने देखा, मेरी बेटी मुझे देख रही है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो ऐसा ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है। तो ये चीज से बच्चों को बचाइए। और मैं करती हूँ, मैं मंत्र लेखन के लिए बोलती हूँ अपनी बेटी को। हाँ, वो उसको ड्राइंग करने का शौक है, तो मैं बोलती हूँ फ्री टाइम में ड्राइंग करो, मंत्र लेखन करो, कम से कम 2 पेज करो डेली मंत्र लेखन। तो इससे क्या होगा, टाइम उस चीज में जाएगा। कम से कम 1 घंटा तो लग जाता है ये सब चीजों में। तो फिर अपना खाए पिए, खेले, सोए, तो ये सब चीजों में टाइम बच्चों का लगे, ऐसा करिए। और सोशल मीडिया में क्या देख रहे हैं इस चीज का ध्यान सबको देना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, उसको क्या समझ आ रहा है, उससे इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। उसको कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है किसी बात से, वो किसी बात से टेंशन में तो नहीं है, किसी ने कुछ बुरा तो नहीं बोला। ये सब चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट भी हो रहे हैं बच्चे जब से ये सोशल मीडिया, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वो इंट्रोवर्ट मतलब वो ज्यादा शेयर नहीं करते आजकल के बच्चे। आप तो हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि हम लोगों को उनसे बार बार क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा क्या चल रहा है, और चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के मानसिक हेल्थ का सवाल है। तो ये गुरुदेव का लेख था और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। गुरुदेव, एक और मैंने इंस्टाग्राम में गुरुदेव का देखा आज, तो उसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स वो नहीं होते जो सिर्फ मर्डर करते हैं या चोरी करते हैं। हम क्रिमिनल उसको नहीं बोलेंगे, क्रिमिनल वो भी हैं जो छोटी छोटी, जैसे हम समाज में लोग गलतियां करते हैं, किसी को हर्ट करना, किसी को बुरा बोलना, और जो बचपन से करते चले आ रहे हैं, उनको पेरेंट्स के थ्रू उनको रोका नहीं जा रहा है, तो वो भी एक तरह से वो क्राइम का शुरुआत होता है कि हम उसमें स्टॉप नहीं लगा रहे। और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाकर उनको कभी फील ही नहीं होता बच्चों को कि ये चीज गलत है, और वो फिर एक बड़े क्राइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो क्राइम की शुरुआत होती है वो बचपन के संस्कार से होती है। तो हम लोगों को यही है कि हम
अगल बगल जो भी देखे उनको अच्छी चीज सिखाएं, प्यार से अच्छी चीज सिखाएं, वो बहुत जरूरी है। अगल बगल के लोगों को प्यार से अच्छी चीज सिखाना। अभी मैं शांति कुंज गई थी तो बोला गया है कि प्रेम का बहुत महत्व है, तो जो भी अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो उसको बहुत प्यार से सिखाना है, उसके कंधे में हाथ रख के बहुत प्यार से स्नेह से, एक तरह से, क्योंकि वो अगला जो भी है वो एक पेशेंट है, उसको हीलिंग मिलनी चाहिए आपके टच से, तो वो प्यार देना बहुत जरूरी है। तो मुझे इस चीज का मतलब बहुत बार जीजी माँ ने भी इस प्रेम शब्द का उपयोग किया था और एक बाबूजी उन्होंने भी किया था, तो मुझे समझ गया कि ये मेरे लिए उनका आदेश है और मुझे ऐसे ही आगे कर चलना है। तो आज का स्वाध्याय यहीं खत्म करते हैं। 10 मिनट